वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं अपेंडिसाइटिस पर। देखो क्या होती है अपेंडिसाइटिस। हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऑर्गन ऐसा होता है जिसका कोई यूज नहीं है। अगर हम बात करें कि आदि जमाने का, मतलब आज के बहुत साल पहले का, तो अपेंडिक्स का यूज हुआ करता था। और वो क्या था? सेल्यूलोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, मतलब सेल्यूलोज को पचाने के लिए अपेंडिक्स का यूज था। अपेंडिक्स का पूरा नाम क्या है? तो अपेंडिक्स का पूरा नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है। ये वर्मीफॉर्म का मतलब हुआ धागे नुमा, धागे नुमा, ठीक है। अपेंडिक्स, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर एक वर्ड आ गया आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का क्या हुआ? इन्फेक्शन हो गया। इसलिए हम इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस। ऑल्सो नोन एज, इसको दूसरा नाम भी है, वो क्या है? एपिटोफाइलाइटिस। क्या है? एपिटोफाइलाइटिस इज द इंफ्लामेटरी कंडीशन ऑफ अपेंडिक्स। किसकी कंडीशन है? इंफ्लामेटरी कंडीशन। और किसकी? अपेंडिक्स की। विच इज ए स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको इमेज दिखाते हैं। सो जनरली देखो, ये है अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स होती कहाँ पर है? तो ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ये किसका पार्ट हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट कौन सा है? सिक्कम। ये वाला पार्ट है सिक्कम। और इस सिक्कम पर ही अटैचमेंट में होती है अपेंडिक्स, जो 5 से लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी तक हो सकती है, ठीक है। ये होती है हमारी अपेंडिक्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं सिक्कम। और इसके जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये पॉइंट हो गया इलियोसिकल जंक्शन, इलियोसिकल जंक्शन, ठीक है। इसके ठीक 2 सेंटीमीटर नीचे अटैचमेंट में होती है अपेंडिक्स। कितने सेंटीमीटर नीचे होती है? 2 सेंटीमीटर नीचे। सो इतना सभी का क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अटैच टू द सिक्कम जस्ट लाइक बिलो द इलियोसिकल वाल। कहाँ पर होती है? इलियोसिकल वाल पर। नाम से समझना, इलियो, इलियो का मतलब इलियम, मतलब पार्ट ऑफ, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। सिक्कम इज द पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑन बॉडी, हमारी बॉडी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सो ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिक्कम है ना, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम ऐसे पार्ट है जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे कि ओरल कैविटी है, इसके बाद स्टोमक है, इसके बाद में ये सिक्कम है, इसके बाद में लास्ट पार्ट रेक्टम है। वो सब पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। इन इफेक्टिव एंड इट्स ल्यूमन इज स्मॉल। जो ये अपेंडिक्स होती है ना, इसकी ल्यूमन, तो बात करते हैं अपन, नेक्स्ट डायग्राम निकालते हैं। देखो यहाँ पर आपको अपेंडिक्स दिखाई दे रही है, ये वाली, ठीक है। और इस अपेंडिक्स की जो ल्यूमन है, अंदर की जो केविटी है, वो केविटी का जो ये मुंह है, ये बहुत छोटा होता है। कितना होता है? 1 mm का। कितना होता है? 1 mm तक का, ठीक है। क्योंकि हम सेल्यूलोज तो खाते नहीं है, या हरे पत्ते खाते नहीं है, तो इसके मेटाबॉलिज्म के लिए हमें इसकी जरूरत पड़े, तो इसकी हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो 1 mm का ल्यूमन होती है इसकी। बट जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है ना, उस कंडीशन में क्या होता है? तो बढ़ते हैं। ल्यूमन इज स्मॉल, इट इज प्रोन टू बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड। और जो ये ल्यूमन होती है ना 1 mm वाली, इसके द्वारा इसके अंदर कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रॉब्लमेटिक, मतलब फिर प्रॉब्लम आएगी। तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, तो पेशेंट व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती। हर एक व्यक्ति के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड इज वैल्यूएबल टू इन्फेक्शन, ठीक है। सो बढ़ते हैं आगे।
पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है? पैथोफिजियोलॉजी कहती है कि भाई अपेंडिक्स होगी ना तो होने के दो कारण बड़े बड़े हैं, मेजर मोस्ट, और वो दो कारण में से क्या होंगे? सबसे पहला तो होगा ऑब्स्ट्रक्शन की रुकावट आ गई। अगर रुकावट आ जाएगी तो इस कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। कब? जब रुकावट आ गई हो। भाई कोई भी चीज अगर राह चल रही है और चलते चलते अगर उसके बीच में कुछ आ जाता है तो जाहिर सी बात है वो रास्ता ब्लॉक कर देती है, आगे बढ़ने नहीं देती। जैसे अपन यहाँ पर नालियों का उदाहरण ले सकते हैं, नालियों में बीच में कचरा जम जाता है ना, तो एक की तरफ पानी इकट्ठा होता रहता है, आगे की तरफ नहीं जाता। सेम सिचुएशन। सो ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकता है? तो ऑब्स्ट्रक्शन जनरली देखो इस तरीके से देखने को हमें मिल सकता है। ये फॉर्मिटीज हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, और ये फॉर्मिटीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इसके रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इन्फ्लाम कंडीशन में हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। भाई किसी भी रास्ते को रोकोगे तो स्वेलिंग तो आएगी, नालियां बीच में से ब्लॉक हो जाएगी, तो पानी तो जो ब्लॉकेज है उसके पहले से निकलेगा ही निकलेगा। सेम सिचुएशन वो यहाँ पर देखने को मिलती है। सो ये जैसे ऑब्स्ट्रक्शन है ना, इस ऑब्स्ट्रक्शन ने क्या किया? इस कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया, और ये कम्युनिकेशन ब्लॉक होगा तो स्वेलिंग आएगी, और स्वेलिंग होगी तो पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा स्वेलिंग आएगी तो नर्व को डैमेज करेगी, और नर्व के डैमेज को हम क्या बोलते हैं? पेन, है ना। सो इसके लिए हम सर्जरी करते हैं, ये लेप्रोस्कोपी है। लेप्रोस्कोपी की मदद से इस चीज को हम बाहर निकाल देते हैं, रास्ता बिल्कुल ओपन हो जाता है, तो ये पेशेंट इस सिचुएशन से तैयार हो जाता है। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब ये ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ये इसके अंदर मोस्ट कॉमन भूमिकाएं किन किन की थी? तो देखते हैं। भूमिका नंबर फर्स्ट वो आया फेकलित। कौन है? फेकलित। फेकलित का मतलब क्या है? तो इसको अपन डिवाइडेड कर दे। फिकल मतलब पार्ट ऑफ स्टूल, इसका पार्ट स्टूल का। लिथ इज इक्वल टू स्टोन, मतलब अगर स्टूल का स्टोन बन जाए और वही उसको ब्लॉक कर दे तो हम उसको बोलेंगे फिक्कल लिथ। ठीक है। अगर कोई कैंसरस सेल बनी, ट्यूमर बना, मेलिग्नेंट हो सकता है, सार्कोमा हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है ना, तो अगर उनकी वजह से होता है तो वो ट्यूमर, ट्यूमर भी क्या करते हैं? रास्ता रोक देते हैं। भाई ये भी एक्स्ट्रा सेल्स फॉर्मेशन होता है ना। नेक्स्ट फॉरेन बॉडीज। फॉरेन बॉडीज बहुत स्मॉलेस्ट इसके अंदर मानी जाती है, और जनरली ये भी थोड़ा 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 करके एक बड़ी स्ट्रक्चर का निर्माण कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी रास्ता ब्लॉक हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब इन्फेक्शन, है ना। इन्फ्लामेशन मतलब इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, है ना, टेंडरनेस, वो सब आ जाएंगे। सो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इंफ्लामेटरी कंडीशन इंक्रीज द इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। ये क्या करती है? इंट्राल्यूमिनल प्रेशर को बढ़ा देती है, ल्यूमन के प्रेशर को। और किसके ल्यूमन के प्रेशर को? तो देखो जनरली ऐसा नहीं है कि अपेंडिक्स होती है तो केवल हमें एक ही जगह पेन महसूस होगा, हो सकता है रिबाउंड पेन हो, है ना, पेन अलग अलग हो सकता है, पर वो किसकी वजह से हो रहा है? वो उसका बेसिक कारण है वो प्रेशर, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। भाई अपेंडिक्स के अगर ब्लॉक हो जाएगी या इन्फेक्शन हो जाएगा या उसके अंदर कोलोनाइजेशन हो रहा है तो अपेंडिक्स क्या कर रही है? अपने साइज को और ज्यादा स्ट्रेच कर रही है, स्ट्रेच करेगी तो प्रॉब्लमेटिक शो होगी। इनिशिएट ए प्रोग्रेसिव सीवियर जनरलाइज एंड पेरी अम्बलाइकल पेन हमें देखने को मिलता है। और जो देखो पेन भी देखने को मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा? इसके लिए एरिया फिक्स होता है जिसको बोलते हैं हम निक बर्ने पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट के ऊपर जब हम फिंगर प्रेस करेंगे ना तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ पेन पेशेंट को यही हो रहा है। इसका मतलब पेशेंट की कंडीशन कौन सी है? वो है अपेंडिसाइटिस की। ठीक ठीक है। और पेन होगा वो लोकलाइज पेन हो सकता है। पेन कैसा होगा? लोकलाइज, जो कुछ घंटों से लेकर कुछ हावर्स तक कंटिन्यूअस रह सकता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये है इन्फ्लाम अपेंडिक्स। इसको हम बोलेंगे इन्फ्लाम अपेंडिक्स। इन्फ्लाम अपेंडिक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर पेशेंट को किसी इन्फेक्शन की वजह से अपेंडिसाइटिस होता है ना तो उसकी हमें अपेंडिक्स इस तरीके से दिखाई देगी। भाई स्वेलिंग दिखाई दे रही है, अगर स्वेलिंग दिखाई दे रही है तो किसका इंडिकेटर है? इन्फ्लामेशन का,
है ना। रेडनेस दिखाई दे रही है इसके ऊपर, किसका इंडिकेटर है, इन्फ्लामेशन का, है ना। अगर इसको पूरी तरीके से जल्दी से क्योर ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है। वो क्या होता है, ब्लास्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है। अगर रप्चर हो जाएगी तो पूरी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन कर देगी, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। और अगर इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन कर देगी, उस कंडीशन के अंदर प्रोसीजर होता है लेप्रोटोमी। क्या प्रोसीजर होता है, लेप्रोटोमी इज द कॉमन सर्जरी फॉर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ठीक है। सो यहाँ पर अपने को ये भी ध्यान रखना है कि ब्लास्ट ना हो जाए पेशेंट में। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर फिलहाल मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं जो मेजर मोस्ट है। पहला है पेन, और ये होगा स्पेसिफिक लोकेशन पर, स्पेसिफिक लोकेशन पर पेन होगा। कौन सी लोकेशन, तो MC बर्ने, मिक बर्ने पॉइंट। ठीक है। मिक बर्ने पॉइंट कहाँ होता है, तो पेल्विक बोन होती है उसके ठीक 4 अंगुली ऊपर। ठीक है। तो अपन उसको मिक बर्ने पॉइंट बोलेंगे, या अपन उस एरिया को पेराम्बलाइकल लोअर राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन भी हम बोल सकते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, पेन, क्योंकि वो जो हमारे एब्डोमेन के 9 रीजन होते हैं ना, उस 9 रीजन के लास्ट पार्ट के अंदर होती है। मतलब इस पार्ट के अंदर हमें पेन का अनुभव होगा। और यहाँ पर बोन रहती है, उस बोन से ठीक 4 फिंगर अब, मतलब यहाँ पर अगर पेन होता है ना, तो उस पेन को हम बोलते हैं मिक बर्ने पॉइंट। ये है मिक बर्ने पॉइंट। ठीक है। और अगर रोवल्सिंग साइन की हम बात करेंगे, रोसिंग साइन, तो इसका पेन ठीक अपोजिट साइड में होगा। ठीक है। किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड में। बट इसको हम पेल्पेट करके महसूस करेंगे, पेल्पेशन के जरिए, पेल्पेशन प्रोसीजर के जरिए हम इस पेन को डिटेक्ट करेंगे। और ये पेल्पेशन होता है 4 फिंगर पेल्पेशन। ये चारों अंगुलियां हम क्या करेंगे, पेशेंट के लेफ्ट साइड में प्रेस करेंगे अगर पेन होता है, मतलब अपेंडिसाइटिस। ठीक है। सो दूसरा सिम्टम्स क्या है, वो है टेंडरनेस। जो अपेंडिक्स का एरिया होता है ना, उसके अंदर जकड़न महसूस होगी, जकड़न। आप जैसे हाथ लगाएंगे ना, तो पेशेंट हाथ ही नहीं लगाने देगा, क्योंकि जकड़न महसूस होगी वहां पर। ठीक है। रिबाउंड टेंडरनेस, और जो टेंडरनेस होगी वो जो अपेंडिक्स का एरिया होता है ना, उस पूरे पार्ट में, मतलब ये 9 रीजन। ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, इस पूरे एरिया के अंदर इतना पेन होगा और जकड़न रहेगी। ठीक है, जकड़न। और इंडिकेटर किसका हुआ, अपेंडिक्स का। ठीक है। सो याद रहेगा, पेन इज द कॉमन कंडीशन, कहां पर होगा, मिक बर्ने पॉइंट। ठीक है। और दूसरा टेंडरनेस एंड रिबाउंड टेंडरनेस, मतलब जिस एरिया में लोकेशन होती है अपेंडिक्स की, वो पूरा एरिया जकड़न वाला होता है। इसके अलावा रोसिंग साइन हमें देखने को मिलेंगे। अगर लेफ्ट साइड में हम 4 फिंगर से प्रेस करेंगे तो पेशेंट दर्द का अनुभव करेगा जबरदस्त, या इंटेंस पेन होगा। ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो है परफोरेशन। भाई इतनी रेड दिख रही थी, फट सकती है, रप्चर हो गई, रप्चर हो गई तो क्या होगा, फैल जाएगा इन्फेक्शन। पस है वो पस फैल जाएगी। उसी फैलने को हम बोलते हैं परफरेट हो जाना। क्या क्या बोलते हैं, परफरेट हो जाना। और इस परफरेट को हम जनरली एक्सरे के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर पेशेंट की अपेंडिक्स रप्चर हो गई तो हम एक्सरे के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सरे के अंदर क्या दिखाई देगा, बिल्कुल ब्लैकिश कलर, क्या, ब्लैक कलर। ठीक है। तो वो हमें इंडिकेटर देता है। ठीक है। अब परफोरेट कंडीशन के लिए हम जरा एक्सरे देख ले कैसा होता है, कि परफोरेट कंडीशन का इंडिकेटर ये है। तो देखो परफोरेशन यहाँ पर आपको कहाँ दिखाई देता है, दे रहा है। तो पहली चीज, अपेंडिक्स कौन से एरिया में होती है, तो उस एरिया को देखो, तो अपेंडिक्स होती है इस एरिया में। ठीक है। यहाँ पर आपको ये ब्लैकिश कलर दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई फ्लूइड इकट्ठा है। अब ये फ्लूइड कौन सा इकट्ठा है, ये तो खोलने पर पता चलेगा, है ना, ओपन करने पर पता चलेगा। सो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि परफरेशन की कंडीशन, परफरेशन। ठीक है। सो ये होता है परफरेट। ठीक है। सो ये अपेंडिक्स की फाइंडिंग है, ये परफरेशन की फाइंडिंग है, जो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो ये पूरी इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन में
डाल देती है। और अगर पूरी इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड हो जाएगी तो यहाँ पर इंसिशन लगाकर पूरी इंटेस्टाइन को वॉश किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर्जरी को लेप्रोटोमी। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट। परफोरेशन जनरली अकर विद इन 24 आवर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पेन। पेन होने के तुरंत बाद 24 घंटे के बाद में परफोरेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पेन कब होगा, जब बिल्कुल रेड हो जाएगी, बिल्कुल स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, तब। और फटने के चांसेस भी तब भी ज्यादा होते हैं। और सिम्टम्स हमें दिखाई दे सकते हैं, जैसे फीवर है ना, तो फीवर हमें दिखाई देगा। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग हम कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हुआ है? तो हम देखो पहली चीज डब्ल्यूबीसी टेस्ट कराएंगे। डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। भाई कहीं पर भी युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती है, तो वहां के जो सुरक्षा एजेंसियां होती है वो सबसे पहले क्या करती है, अपनी सेना को बढ़ाती है। तो यहाँ पर भी यही पॉइंट लागू होता है कि अगर बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडीज अटैक करती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, अपनी जो फाइटर सेल्स होती है उन फाइटर सेल्स की काउंटिंग को बढ़ा देगी, क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। इसका मतलब डब्ल्यूबीसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ बॉडी के अंदर इन्फेक्शन तो भैया हुआ है ना। दूसरा है इमेजिनरी टेस्ट, जैसे अभी हमने एक्सरा लिया, एक्सरा देखा, एक्सरे में पता चल गया कि अरे फट गई वो, तो है ना, रप्चर हो गई, है ना। उसी प्रकार से एक्सरा भी डिटेक्ट कर सकता है। अल्ट्रासाउंड उसकी स्वेलिंग को डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड किसको मॉनिटर करता है, अबनॉर्मलिटीज को। तो यहाँ पर अबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट कर लेगा। इसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, वो भी इनको डिटेक्ट कर सकती है। प्रेगनेंसी टेस्ट, कभी कभी क्या होता है प्रेगनेंसी के अंदर भी हमें कॉमनली देखने को मिलता है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट से भी हमें पता चल सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी की वजह से अपेंडिसाइटिस हो गई, है ना। लेप्रोटोमी, लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी मतलब एक लेंस इंसर्ट करके हम उस एरिया को विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को अपेंडिक्स है या नहीं है। कैसे होगा, तो लेंस क्या करेगा, उसकी एक स्कोपी मतलब पिक्चर खींच के ले आएगा। अगर लेकर आएगा तो हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, या जैसे ही अपन इंसर्ट करेंगे तो हमें वो क्लियर व्यू में दिख जाएगी। अगर रेड होगी, सीवियर रेड होगी, मतलब इन्फेक्टेड है। इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन, हमारी बॉडी मोस्टली प्रोटीन से बनी होती है, क्योंकि जितने भी सेल्स और टिश्यू है उन सब का काम क्या है, बनाना, हमारी बॉडी को बिल्डअप करना। और जो प्रोटीन है वो प्रोटीन तो हमारे जो सेल्स होती है उसको रिपेयरिंग के अंदर बहुत मदद करती है। मतलब रिपेयरिंग के अंदर काम ही केवल प्रोटीन ही आती है, ये कह सकते हैं, है ना। और ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है ना, ये सी आर पी, मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये इन्फेक्शन की कंडीशन में राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना, और इंडिकेटर बनती है इन्फेक्शन का। तो हमें ये तो पता चल ही गया कि इन्फेक्शन है ना। अब किसका है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, पता चल जाएगा बॉडी में कहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है ना। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन का भी रोल हमारे आता है अपेंडिसाइटिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट में सीधी सी सर्जरी अपेंडेक्टोमी, क्या है, अपेंडेक्टोमी, ऑक्टोमी क्या है, ऑक्टोमी। ऑक्टोमी क्या होती है कि सर्जिकली रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। अगर अपेंडिक्स को हम क्या कर रहे हैं, सर्जिकली रिमूवल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपेंडेक्टोमी। बहुत छोटा सा प्रोसीजर होता है पर बहुत सेंसिटिव प्रोसीजर होता है। छोटा सा नहीं बोल सकते, क्योंकि करने वाले के लिए तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, ठीक है। अलग अलग कला होती है सबके अंदर, कोई 2 स्टिच में कंप्लीट कर देते हैं, कुछ बहुत यूज वो करते हैं। सो जो अपेंडेक्टोमी है इसका मतलब क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। और अगर नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले नर्सिंग का मैनेजमेंट का काम होता है पेन पर अटेंशन देना। भाई पेन अगर आराम नहीं मिलेगा पेशेंट को, तो पेशेंट को भरोसा कैसे होगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी क्योरिटी हो रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसा पेशेंट को विश्वास कैसे होगा।
विश्वास तो तभी होगा जब सिम्टम्स में रिलीफ मिलेगा पेशेंट को, है ना। सो फर्स्ट रिलीव द पेन, क्योंकि पेन बहुत सारी बीमारियों का जन्मदाता है। पेन होगा, पेशेंट की बीपी राइज हो जाएगी, बीपी राइज होगी, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। बीपी राइज होगी तब, और ये केवल जी ओल्ड एज वालों के लिए बता रहा हूँ, मोस्टली ओल्ड एज या आफ्टर 30 ईयर एज, ठीक है। सीवियर पेन, अगर बहुत जबरदस्त पेन होता है ना, उस कंडीशन में बीपी बहुत बढ़ जाती है, तो ये भी एक कंडीशन आती है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रिवेंट फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट। हमारे हमें डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है कि कहीं पे ऐसा ना हो कि पेशेंट डिहाइड्रेशन के अंदर चला जाए और पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन हो जाए। रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी को हम कम करेंगे। एलिमिनेट इन्फेक्शन, जो बॉडी का इन्फेक्शन है उसको किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, है ना। तो इन्फेक्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। मेंटेन स्किन इंटेग्रिटी, अगर हम डिहाइड्रेशन का ध्यान रख रहे हैं तो स्किन इंटेग्रिटी का भी ऑटोमेटिकली ध्यान रहेगा। अटेंशन, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे अमीनो एसिड है, प्लस विटामिन है, मल्टीविटामिन है, ठीक है। और मोस्टली चीजें आईवी इन्फ्यूजन के साथ ही प्रोवाइड देंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी का इन्फेक्शन कम करने के लिए यूज करेंगे। पोजीशनिंग का भी हम ध्यान रखेंगे अगर सर्जरी हो गई तो, क्योंकि सर्जरी के बाद जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो होते हैं बेड सोर। अगर पेशेंट करवट बार बार में नहीं ले रहा, उस कंडीशन के अंदर बेड सोर कॉमन होते हैं, तो हम उनका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो ये इतनी सारी चीजें होती हैं, इन सबका हम ध्यान रखेंगे और पेशेंट को मोटिवेट करेंगे। पेशेंट को गाइडेंस एंड काउंसलिंग का यूज करेंगे, ठीक है। पेशेंट को हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, और हेल्थ एजुकेशन के दौरान उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से पेशेंट रिकवर होता है, इन सारी चीजों के बारे में अवेयर कराएंगे। एक बेसिक पॉइंट होता है, आपको भी बताने जा रहा हूँ। आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से डिजाइन करते हैं। देखो, पेशेंट की जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन्हीं को अपने को क्या करना है, मैनेज करना है, और वो हो गया हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। अगर नर्स पेशेंट के लिए कुछ भी करता है ना, तो वो सब की सब एक्टिविटी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है। भले वो चमची उठाकर या फिर कोई भी चीज उठाकर यहाँ से वहां भी रखता है ना, तो वो नर्सिंग मैनेजमेंट का पार्ट होता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।